पहला जो पार्ट था उस पहले भाग के अंदर हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा, साथ में ही हमने इसके पहले पद की व्याख्या के बारे में पढ़ा था। आज अपनी दूसरी व्याख्या है। दूसरा जो पद है इसकी व्याख्या है कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस में अपनी भरने वाले, ये विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, उज्जवल गदा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जब कवि को ये कहा गया उनके मित्रों के द्वारा कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, तब कवि ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए असहमति व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों को लिखा। और हमने पढ़ा था कि ये हंस नामक पत्रिका के अंदर इसका 1932 में प्रकाशन किया गया था। और पहली पंक्तियों के अंदर हमने ये जाना कि जो भंवरे और व्यक्ति की जो पत्नियां हैं ये अपने इस तरुण जीवन की कहानी बता रही है। तो इस नीले आसमान के नीचे असंख्य लोगों की आत्मकथाएं लिखी गई है और जिन्हें पढ़कर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है। तो ऐसी कथाएं लिखकर मैं अपने आप का मजाक क्यों उड़ाऊं और मेरे इस दुखी जीवन से के बारे में जानकर आपको क्या सुख मिलेगा। आगे कवि कहता है अपने मित्रों से कि कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, हे मित्रों कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम ही मेरे इस रस से हीन जीवन यानी बिल्कुल निरर्थक जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को अपना अपराधी समझना शुरू कर दो, स्वयं को ही अपना अपराधी मानना शुरू कर दो। कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगे, कहीं तुमको ऐसा एहसास नहीं हो कि तुमने ही मेरे जीवन से इस रस को चुराया है, यानी मेरे सुखों को आपने ही चुरा लिया है। इस अपराध को आप जान कर कहीं अपने आप को अपराधी नहीं मानना शुरू कर दो। आगे कवि कहता है कि मैं अपनी भूलों और ठगे जाने वाली, मैं अपनी भूलों और ठगी जाने वाली बातों को सरलता से बताकर अपनी स्वयं की हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूँ। विडंबना का यहाँ अर्थ आया है विचित्र संयोग। विडंबना का यहाँ पर अर्थ आया है संयोग तो हुआ लेकिन कैसा विचित्र संयोग। ये विचित्र संयोग की बात है कि मैं अपने इस सरल जीवन के बारे में तुम लोगों को बताकर अपनी खुद की हंसी उड़ाना नहीं चाहता, यानी अपने आप को आपके सामने मजाक के रूप में प्रस्तुत करना नहीं चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना शब्द का मतलब यहाँ पर आया है धोखा देना या ठगना। प्रवंचना शब्द का मतलब यहाँ आया है धोखा देना या ठगना। मैं अपने भूलों या अपने आप को धोखा देने वाली बातों को जो जिसने मेरे को ठगा है, जिसने मेरे को धोखा दिया है, उन बातों को मैं औरों के सामने औरों की दिखलाऊं, मैं उन औरों को कैसे बताऊं, उज्जवल गदा कैसे गाऊं, मैं अपने प्रिय के साथ में, मैं अपने प्रिय यानी अपने अच्छे लगने वालों के साथ में बिताए गए। देखिए इस शब्द को आप ढूंढ लेना, शब्द सुधी के अंदर बार बार पूछा जाता है उज्जवल कैसे लिखा जाता है। शुद्ध रूप इसका यही है उज्जवल, दोनों जय आगे आते हैं इसमें। तो उस उज्जवल गदा में कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मैं अपने प्रिय के साथ में बिताए हुए मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर तुम लोगों को सुनाऊं। वे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, यानी मैं अपनी खिलखिलाकर हंसते हुए जब हम अपने प्रिय के साथ में मिले, तब हम अपने मैं और मेरे प्रियतमा दोनों जब मिल रहे थे तो हंस कर उन चांदनी रातों में उस चांद के साक्षी मानकर उस चांदनी रात के अंदर हमने हंस कर जो बातें कही, वो बातें मैं आपको कैसे बताऊं। और वो बातें अब मेरे और असफल प्रेम की, मेरे लिए असफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई जिनको मैं भूल चुका हूँ, उन अपने प्रिय से बात जो चांदनी रात में बैठकर हम खिलखिलाकर हंसते थे, उन मीठी यादों को मैं भुला चुका हूँ। अब मैं उनको अपने वापिस याद करके
उन मीठी यादों को हमने वापस याद करके मैं अपने मन को वापस दुखी करना नहीं चाहता। वापस से इसको समझते हैं, इसका पूरा अर्थ। कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे रस से हीन जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं अपने आप को अपराधी समझने लगो। मुझे ऐसा लगे कि तुम लोगों को ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे इस मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने आप की सुख रूपी गगरी को, यानी अपने जीवन को आपने सुखमय बनाया है। कहीं ऐसा कवि आगे कहता है कि मैं अपनी उन भूली हुई बातों को और ठगे जाने के बारे में अपने सरलता पूर्वक आपको बताकर अपनी हंसी को उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपने प्रिय के साथ में जो मधुर जो क्षण हमने बिताए थे, उनकी कहानी में आप लोगों को किस बात पर सुनाऊं। अब मैं अपने प्रिय के साथ में मिलकर चांदनी रात में खिलखिलाकर हम हंस रहे थे। उस मेरी असफल कहानी को जो मेरी असफल प्रेम कथा बन चुकी है, मैं उन मीठी यादों को भूल चुका हूँ। अब उन्हें याद करके मैं दोबारा अपने मन को दुखी करना नहीं चाहता। यहाँ तक आया आपके समझ में। अब तीसरा जो पद है वो ऐसे है। तीसरा जो पद है इसमें कवि कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मेरे को वह सुख कहाँ मिला। मेरे को जिस सुख की आस थी वह सुख मेरे को मिला ही नहीं, जिसको मैंने देखकर, जिसका सपना मैंने देखा था। सपन का मतलब यह हो गया सपना। मैंने जिसका सपना देखा था वह सुख मेरे को मिला ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन का मतलब होता है बाहों में। आलिंगन का मतलब है बाहों में आते आते। मुस्कुरा कर मतलब होता है मुस्कुरा कर। कवि कहता है कि मैंने जिस सुख के सपने को देखा वह कभी साकार ही नहीं हुआ, कभी मेरे को वह सुख मिला ही नहीं। वो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा कर मेरे से दूर चला गया। यानी मैंने अपने प्रिय को पाने का जो सुंदर सपना देखा वह सपना अधूरा ही रह गया। आगे कह रहा है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अरुण समिया आया है लाल रंग के लिए। अरुण का मतलब लाल, कपोल का मतलब होता है मस्तिष्क। मतवाली यानी सुंदर, मतवाली मस्त करने वाली, सुंदर यानी बहुत अच्छी, छाया यानी उसकी आकृति। तो आगे कहता है कि कवि कहता है कि मेरे प्रिय के गालों पर जो सुंदर लालिमा छाई है, जो सुंदर उसके गाल जो है वो लाल लाल सुंदर रंग के है, वह मस्ती भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि उस प्रेममयी उषा अनुरागिनी उषा लेती थी जिस निज सुहाग मधुर छाया में। यानी उस जो लाल रंग था, जो उसके गालों पर लाल रंग था, उस लाल रंग को लेकर उषा कहते हैं जो सवेरे का जो समय होता है, सूर्य उदय का जो समय होता है, यह अपने निज यानी अपने सुहाग यानी कि अपने पति के लिए जो सुहाग का चिन्ह होता है, मांग जिसको कहा जाता है, उस मांग होती है वो लाल रंग की। तो ये वही रंग लेकर अपनी मांग में सिंदूर भरने का कार्य करती रही होगी। तो इस प्रकार ये कहानी है कि कवि यहाँ कहता है कि मैंने जिस सपने को, जिस सुख को प्राप्त करने के सपने को मैंने देखा, वह सपना मेरा साकार हुआ ही नहीं है। मैंने अपने इस सुख भरे सपने को जैसे मैंने अपनी बाहों में लेने के लिए मेरे पास में आया, आलिंगन में आते आते यानी जैसे मेरी बाहों में आ रहा था, ये मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में उसके सुंदर लाल रंग के गालों
गाल थे जो मदमस्त भरी हुई थी, उसी को अनुरागिनी उषा लेती है, उसी को ये अनुरागिनी उषा अपने मांग में सिंदूर भरने के लिए काम में ले रही है। आगे के लिए उसकी स्मृति पाथ्य, ये पाथ्य और पथिक ये दो शब्द है, युग्म शब्द के रूप में इनको अक्सर पूछा जाता है। पाथ्य, पथ्य और पाथिक। पाथ्य का मतलब होता है रास्ते का भोजन, मार्ग का भोजन या रास्ते का भोजन, और पथिक का मतलब होता है मुसाफिर या राहगीर। तो उस ये जो सुंदर जो यादें हैं, ये जो उनकी जो मधुर जो याद है, यही मेरे इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे इस जीवन को आगे चलाने के लिए एक कथा बनी हुई है। सीवन को उदेड़ कर देखोगे, सीवन कहते हैं कि किसी कपड़े की सिलाई की हुई है, उस सिलाई को आप उदेड़ कर देखोगे तो इस मेरे आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूं, और मेरे प्रियतमा की, मेरे प्रिय की याद, मेरे इस जीवन रूपी, मेरे प्रियतमा की याद मेरे इस जीवन रूपी मार्ग पर मेरे लिए पाथ्य बनी हुई है, यानी कि मेरे लिए रास्ते का भोजन बनी हुई है, उसके समान है। और मैं उन्हीं यादों के सारे, मैं अपने प्रियतमा की उन्हीं यादों के सारे अपने जीवन को बिताने के लिए प्रयासरत हूं। मैं नहीं चाहता, मैं यही नहीं चाहता कि कोई, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरी इस सीवन को, सीवन यानी उस सिलाई को मेरे हृदय के अंदर झांक कर, मेरे हृदय के अंदर झांक कर उदेड़ कर देखोगे, यानी कि मेरे हृदय के अंदर झांक कर मेरी इस करुण कथा, मेरी इस दुख भरी कथा के बारे में जाने, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपने वेदना में, अपने दुख भरे यादों को वापिस जगाना नहीं चाहता, अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता कि मेरे जीवन में क्या दुख आया है, क्या नहीं आया है। देखो इन जो पंक्तियों में वियोग रस का रूप मिला है, ये जो पंक्तियां हैं ये वियोग है। संध्या रस के दो रूप होते हैं, तो संयोग और एक होता है वियोग। वियोग मतलब बिछड़ने का गम है, इसमें बिछड़ने का गम बताया। किससे? अपने प्रियतमा से। नायक अपनी नायिका से बिछड़ा हुआ है, फिर ये अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ है। तो इसमें ये जो कवि है, ये कवि है अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ है, अपनी नायिका से बिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये यही बात उजागर कह रहा है कि मैंने मेरी प्रियतमा को जो पाने का जो सपना देखा, यानी मैंने जिस सुख के बारे में जो सपना देखा था, उस सुख को देख कर मैं जगा, वह मेरे को प्राप्ति नहीं हुआ। मैंने उसको बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बाहों में आया नहीं। इससे पहले मुस्कुराकर भाग गया। और उसके, मेरी प्रियतमा के जो लाल रंग के जो गाल थे, वो गाल इतने सुंदर और मदमस्त थे कि उनकी लाली, उन्हीं के लाल रंग को लेकर उषा अपने मांग में सिंदूर भरती थी। और वो जो अपने प्रियतमा की जो मधुर जो यादें हैं, ये यादें, मैं एक जो थका हुआ यात्री हूँ और मेरे लिए उसकी ये यादें हैं, ये रास्ते का भोजन बनी हुई है। अर्थात मैं उनकी यादों के सारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और मेरे हृदय के अंदर जीवन को उदेड़ कर देखोगे, यानी मेरे हृदय के अंदर उनकी यादों को अगर आप देखोगे तो उससे आपको कोई दुख सुख प्राप्त नहीं होगा। मैं अपनी आत्मकथा लिखकर मैं उन भूली हुई यादों को दोबारा उजागर करना नहीं चाहता। यहां तक हुआ तीसरा पद। अब चौथा पद देखते हैं। देखिए चौथा जो पद है, इसमें कवि कह रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूं। मेरा ये जो जीवन है एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति का जीवन की कहानी है। इस छोटे से जीवन को मैं बड़ा चलाकर लिखना चाहूं भी तो ये संभव नहीं है। मैं इस जीवन की कहानी को कैसे कहूं, मेरे इस छोटे से सीधे साधे जीवन को मैं कैसे बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं? क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं इन पाखंड की बजाय, यानी इस झूठ की बजाय मैं मौन ही रहूं और दूसरों की यश और व्यथाएं, दूसरों की जो कहानी है उन कहानियों को सुनता रहूं, और यही मेरे को उन दूसरों की कहानी सुनना ही मेरे को अच्छा रहे। यानी मैं मौन रहूं। मौन का मतलब लेता है, यहाँ आया है कि मैं चुप रहूं,
क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं चुपचाप रहूं और दूसरों की कहानियों को मैं सुनता रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। मेरी मेरी वह अपने मित्रों से कहता है कि मैं उस जैसे भोले वाले मैं उस जैसे भोले वाले निष्कपट दुर्बल हृदय हमेशा छले जाने वाले व्यक्ति की आत्मकथा हूं। सुनकर क्या करोगे? उसको कोई विशेष महत्व यानी इस जीवन में तुमको कोई विशेष महत्व या प्रेरणास्पद चीज नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त आत्मकथा लिखने का ये समय भी मेरे लिए अभी समय भी नहीं है, अभी मेरे लिए ये उचित समय भी नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि अभी मुझे लगातार पीड़ित करने वाली ऐसे जो कथाएं हैं, मेरे को लगातार पीड़ा देने वाली जो कथाएं हैं, वह थक गई है और शांत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर दोबारा से उन कड़वी यादों को फिर से जगा दूं और मेरे मन को व्यथित करूं। दोबारा से अगर हम देंगे तो मैं एक सीधा साधा और सरल जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूं और मेरा ये छोटा सा जीवन है। इस जीवन को मैं कैसे बड़ा चलाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करूं? ये अच्छा नहीं है कि मैं चुपचाप रहूं और दूसरों की यश और कथाओं को सुनता रहूं। मेरे इस जीवन की आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हारा क्या भला होगा? क्योंकि मेरे इस जीवन में न तो कोई विशेष बात है और न ही कोई प्रेरणास्पद तुमको बात मिलेगी, न कहानी मिलेगी। और मेरी आत्मकथा लिखने का अभी समय भी जो उचित समय नहीं है, क्योंकि मेरे को हमेशा पीड़ा देने वाली, हमेशा मेरे को दुख देने वाली जो कथाएं हैं वह शांत हो चुकी है और थक कर शांत हो चुकी है हाथ। और मैं उन कड़वी यादों को याद करके वापस अपने मन को जगाकर उनको वापस अपने मन को जो है दुखी करना नहीं चाहता। ये 4 पद है। इन 4 पदों के अंदर कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरीके से अपनी आत्मकथा लिखने में असमर्थ है स्थिति। अब इसके यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगला जो चैप्टर है वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना 5वां अध्याय होगा। उस 5वें अध्याय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।